हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मयूर मोगरी यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम दीक्षा नेगी है। मैं ऑनलाइन एजुकेटर, यूट्यूबर और कंटेंट राइटर हूँ। मैंने बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स और मास्टर्स इन पॉलिटिकल साइंस किया है। मैंने उत्तराखंड पीसीएस का मेंस भी लिखा हुआ है। देखिए, हमारे चैप्टर की शुरुआत करने से पहले मैं आपको हमारे एमएम एकेडमी ऐप के बारे में इन्फॉर्म करना चाहती हूँ। एमएम एकेडमी ऐप जो है वो आपको यूपीएससी एंड अदर कंपैरेटिव एग्जाम से रिलेटेड काफ़ी हेल्प कर सकती है। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट हमारे कोर्सेज हैं, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री का कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है, ज्योग्राफी का, एंशियंट हिस्ट्री का कोर्स अवेलेबल है, इंडियन पॉलिटी का कोर्स अभी यहाँ पे चल रहा है। फ्यूचर में आपको और भी कोर्सेज देखने को मिलेंगे, जैसे एथिक्स है, एनवायरनमेंट है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट है एंड करंट अफेयर्स का कोर्स आपको देखने को मिलेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे खास बात जो इस अकेडमिक ऐप की है वो ये है कि इसमें आपको वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ पीडीएफ फाइल्स भी अपलोड करने के ऑप्शन अवेलेबल हैं। एंड इसमें देखिए, जो आपको डेटा मिलेगा, जो भी मटेरियल कंटेंट होगा वो हाईएस्ट क्वालिटी का कंटेंट होगा। तो आज ही आप इस ऐप को डाउनलोड करके एक बार एक्सपीरियंस लीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप आगे भी लोगों को फॉरवर्ड कीजिए। तो चैप्टर 3 है। चैप्टर 3 में हम इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें हम इलेक्शंस की इंपॉर्टेंस समझेंगे एंड एक डेमोक्रेटिक कंट्री में इलेक्शंस कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ हम इसमें समझेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे मन में जो आता है वो ये है कि दैट वाई डू वी नीड इलेक्शंस, हमें इलेक्शन की ज़रूरत क्यों है। देखिए, आपको ये तो पता है कि जो लोग हैं, हम जो डेमोक्रेसी की फुल फॉर्म पढ़ी थी, डेमोक्रेसी की जब हमने डेफिनेशन पढ़ी थी तो क्या था, पीपल्स रूल, यानी कि पीपल रूल करते हैं। बट वो रूल डायरेक्ट तो नहीं करते, क्योंकि ऐसा पॉसिबल है ही नहीं कि सारे लोग बैठे एक साथ, दे सिट टुगेदर एवरी डे एंड टेक ऑल द इम्पोर्टेंट डिसीजंस। तो वो क्या करते हैं, वो अपने बिहाफ में अपने रिप्रेजेंटेटिव्स का चुनाव करते हैं। एंड वो जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं फिर वो अपने सिटीजन्स के बिहाफ में क्या करते हैं, डिसीजंस लेते हैं। इज देयर अ डेमोक्रेटिक वे ऑफ सेलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव्स विदाउट इलेक्शंस। सेकंड क्वेश्चन कभी कभी हमारे मन में ये आता है कि अगर हम इलेक्शंस ना करें तो क्या इलेक्शंस के अलावा भी कोई तरीका है जिससे हम क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स का चुनाव कर सकते हैं इन अ डेमोक्रेटिक वे। तो देखिए, आप सोच सकते हैं कि हाँ, मे बी हम अपने कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको एज या एक्सपीरियंस के बेस में चूज़ कर सकते हैं। कहीं कहीं पे भी हम ये सोच सकते हैं कि मे बी एजुकेशन या नॉलेज के बेस में हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज़ कर सकते हैं। बट देखिए, डिफ़िकल्टी आएगी। डिफ़िकल्टी कब आएगी, क्योंकि किस बेसिस में आप डिसाइड करोगे कि कौन सा इंसान, कौन सा लीडर ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है या कौन सा लीडर ज़्यादा नॉलेजेबल है, यहाँ पे डिफ़िकल्टी आ सकती है। बट लेट अस से दैट पीपल कैन रिजॉल्व दिस डिफ़िकल्टीज। मे बी हम ये डिफ़िकल्टीज़ को नज़रअंदाज करके हमने सॉल्व कर दिया एंड एक तरीका निकाल लिया कि नहीं, कोई बात नहीं, हम मे बी नॉलेज के बेस में एक टेस्ट करेंगे जिसमें ज़्यादा जो सिक्योर करेगा मार्क्स वो हमारा लीडर बन जाएगा। बट अगर आप देखो क्लियरली इसको, तो क्या आप इसको बोल सकते हो कि ये जो तरीका था चूज़ करने का रिप्रेजेंटेटिव को, क्या वो डेमोक्रेटिक था? ये डेमोक्रेटिक नहीं था। बिकॉज सच एन इलेक्शन इज़ नॉट डेमोक्रेटिक बिकॉज पीपल आर नॉट इन्वॉल्व हियर। लोगों का यहाँ पे वोटिंग के बारे में हमने कुछ इन्वॉल्वमेंट किया ही नहीं। तब जब लोग यहाँ पे आए नहीं, लोगों का इन्वॉल्वमेंट हुआ ही नहीं, लोगों ने वोटिंग करी ही नहीं, लोगों ने अपने द्वारा लोगों का चुनाव, अपने लीडर का चुनाव किया ही नहीं, तो ऐसे इलेक्शन को आप डेमोक्रेटिक बोल ही नहीं सकते। एंड फर्दर एट द फर्स्ट हैंड आप ऐसे चुनाव को इलेक्शन बोल ही नहीं सकते हैं। हाउ डू वी इंश्योर दैट द रिप्रेजेंटेटिव्स रूल एज पर द विशेस ऑफ द पीपल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे मन में आता है कि ऐसा हम क्या करें कि जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं वो लोग की विशेस के हिसाब से काम करें। तो देखिए, आपके पास एक ऐसा मैकेनिज्म हमेशा अवेलेबल होता है और वो मैकेनिज्म है इलेक्शन। यानी कि अगर आप इलेक्शन कंडक्ट करते हैं, आप लोगों को चांस देते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करने का, तो क्या होता है, लोगों के पास हमेशा ऑप्शंस रहते हैं कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज़ करें। और फिर वो जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उन पे हमेशा प्रेशर बना रहता है कि वो लोगों के हित के लिए काम करेंगे, लोगों के विशेस के अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो इसलिए आपको टाइम टू टाइम ये मैकेनिज्म अप्लाई करने की ज़रूरत होती है, यानी कि टाइम टू टाइम इलेक्शंस कंडक्ट करने की ज़रूरत होती है। देयरफॉर elections are considered essential in our times for any representative democracy। यही एक रीज़न है जिसकी वजह से ये माना जाता है कि किसी भी डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में या किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में इलेक्शंस जो हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट एसेंशियल मैकेनिज्म है। ऐसा वैसा हम क्यों मानते हैं, क्योंकि देखिए, इलेक्शंस जो हैं, इलेक्शन के थ्रू जो वोटर्स हैं उनके पास बहुत सारी चॉइसेस रहती हैं। सबसे पहले चॉइस क्या होती है कि वो अपने लीडर्स का चुनाव करते हैं, जो लीडर्स कल जाके उनके लिए लॉज फॉर्म करेगा।
सेकंड क्या रीज़न होता है, सेकंड चॉइसेस अवेलेबल ये होती है कि हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट एंड टेक इम्पॉर्टेंट डिसीजंस। ये लोग इलेक्शंस के थ्रू लोगों के पास ऑप्शंस रहते हैं कि वो किस गवर्नमेंट को फॉर्म होते हुए देखना चाहते हैं और किस गवर्नमेंट के थ्रू वो चाहते हैं कि वो गवर्नमेंट इलेक्शंस के बाद मेजर डिसीजंस ले उनके बिहाफ में। थर्ड जो इलेक्शन के थ्रू वोटर्स के पास चॉइस रहती है वो ये रहती है कि वो किस पार्टी को चाहते हैं कि पार्टी रूल करे। ठीक है, तो जिस पार्टी को ज़्यादा वोट मिलेगा यानी कि वो पार्टी लोगों की चाहती है, तो इसलिए थर्ड ऑप्शन हमेशा वोटर्स के पास रहता है, वो है किस पार्टी की पॉलिसीज़ को वो सपोर्ट करते हैं, किस पार्टी के की पॉलिसीज़ को वो एग्जीक्यूट होना देखना चाहते हैं और कौन सी गवर्नमेंट को वो फॉर्म होता हुआ देखना चाहते हैं। अगर हम बात करें तो व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक, एक इलेक्शन डेमोक्रेटिक कब माना जाता है। देखिए हर एक इलेक्शंस, हर एक कंट्री में इलेक्शंस जो होते हैं वो अलग अलग वे से होते हैं, लेकिन हर एक डेमोक्रेटिक कंट्री में इलेक्शंस तो होते ही होते हैं। ठीक है, अगर इलेक्शंस ही नहीं होंगे तो अब उसको डेमोक्रेटिक कंट्री बोल ही नहीं सकते। लेकिन कहीं कहीं नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में भी इलेक्शंस होते हैं, तो आप कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि ये डेमोक्रेटिक इलेक्शन था, ये नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शंस था। तो डेमोक्रेटिक इलेक्शंस की कुछ मिनिमम कंडीशंस होती हैं। सबसे पहली कंडीशन ये होती है कि हर एक ह्यूमन बीइंग के पास, हर एक सिटीजन का वोटिंग राइट होता है और हर एक के वोट्स जो होते हैं वो इक्वल वैल्यू के होते हैं। सेकेंड जो होता है कि उनके पास ऑप्शंस होते हैं चूज़ करने के, ठीक है, बिटवीन डिफरेंट डिफरेंट लीडर्स और डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज। द चॉइस शुड बी ऑफर्ड एट रेगुलर इंटरवल्स, यानी कि जो इलेक्शंस है वो रेगुलर इंटरवल्स में कंडक्ट किए जाते हैं। कैंडिडेट प्रेफर्ड बाय द पीपल गेट इलेक्टेड, ठीक है, यानी कि लोगों ने जिसको चाहा, ठीक है, उसी का ही फाइनली इलेक्शन हो, वही बंदा इलेक्ट हुए। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि अगर एक पर्टिकुलर लीडर को लोग चाहते थे, लोगों ने उसको वोट किया, लेकिन फाइनली उसको तो बनाया ही नहीं गया लीडर, किसी और को बना दिया गया। ऐसा नहीं, अगर ऐसा होता है तो वो डेमोक्रेटिक इलेक्शन नहीं माना जाएगा। इलेक्शंस जो भी कंडक्ट होते हैं उसकी जो प्रक्रिया होगी वो फ्री और फेयर मैनर में होनी चाहिए। तो ये जो कंडीशंस है ये कुछ मिनिमम कंडीशंस दी हुई हैं, इस तरह से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो आप कह सकते हो कि हाँ जो इलेक्शन है वो डेमोक्रेटिक इलेक्शन रहा है। अगर नहीं होती है तो आप कह सकते हो कि नहीं, डेमोक्रेटिक इलेक्शन नहीं था। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि देखिए इलेक्शंस में या पॉलिटिक्स में आपको पॉलिटिकल कंपटीशन देखने को मिलता है, तो मन में क्वेश्चन आता है कि क्या पॉलिटिकल कंपटीशन सही है। तो देखिए अगर आप देखें तो इलेक्शंस जो है इट इज़ ऑल अबाउट पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन्स। ठीक है, इलेक्शंस होंगे तो डिफरेंट डिफरेंट लीडर्स, डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज तो इन्वॉल्व रहती हैं, तो इलेक्शन डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज और डिफरेंट डिफरेंट कैंडिडेट्स के बीच में रहता है। अगर कंपटीशन ही नहीं होगा तो इलेक्शंस का कोई मतलब ही नहीं, इलेक्शंस जो है वो पॉइंटलेस माने जाएंगे। बट अगर हम देखें इज़ इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ठीक है पॉलिटिकल कंपटीशन तो माना होता ही होता है इलेक्शन में, लेकिन क्या पॉलिटिकल कंपटीशन क्या सही है। देखिए हमें पता है कि पॉलिटिकल कंपटीशन के भी कुछ डीमेरिट्स होते ही हैं। पॉलिटिकल कंपटीशन की वजह से लोकेलिटी में क्या होता है, फैक्शनलिज्म और डिसयूनिटी क्रिएट होती है। इलेक्शंस के टाइम में आपने देखा होगा या जनरल भी देखा होगा कि आप कुछ और पार्टी को फेवर कर रहे होते हैं, आपके नेबर्स या रिलेटिव्स कुछ और पार्टी को फेवर कर रहे होते हैं, या रिलीजन या कास्ट की बेसिस में भी पार्टी डिवाइड हो जाती हैं। ठीक है, लोग डिवाइड हो जाते हैं, अलग अलग पार्टीज़ को करते, इससे थोड़ी बहुत डिसयूनिटी होती है। तो देखिए जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे वो इन प्रॉब्लम्स के बारे में अवेयर थे, उनको पता था कि फ्यूचर में ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन फिर भी उन्होंने इसको ओपनली क्यों इसको एक्सेप्ट किया, क्यों उन्होंने सोचा कि पॉलिटिकल कंपटीशन सही रहेगा, इवन बीइंग इसके कुछ डीमेरिट्स है फिर भी क्यों ये सही है। तो देखिए क्या होता है कि आइडियल वर्ल्ड होता है, एक रियल वर्ल्ड होता है। आइडियल वर्ल्ड में अगर हम सोचें, इमेजिनरी वर्ल्ड में सोचें, तो वहाँ पे क्या होता है कि अगर हम सोचेंगे, इमेजिन करेंगे, जो हम क्या सोचेंगे, जो पॉलिटिकल लीडर्स है उनका काम तो लोगों के हित में करने का है, वो तो जब इलेक्ट होके आएंगे तो वो लोगों के लिए काम करेंगे, लोगों के डिज़ायर के हिसाब से उन सर्व करेंगे कंट्री को। बट अगर हम बात करें तो ये रियल वर्ल्ड की बात, ये आइडियल वर्ल्ड की बात आ गई, ये इमेजिनरी वर्ल्ड की बात आ गई। रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। रियल लाइफ में हर एक पॉलिटिकल लीडर को गद्दी चाहिए, पावर चाहिए, इसलिए वो क्या करता है, अपने पॉलिटिकल करियर को एडवांस करने में लगा रहता है। तो ये सारे रीजंस आते हैं, जब हर एक इंसान को पावर चाहिए तो डेफिनेटली हर एक इंसान के बीच में, हर एक लीडर के बीच में क्या रहेगा, या हर एक पार्टी को के बीच में क्या रहेगा, एक स्ट्रिफनेस चाहिए, एक क्या चाहिए, क्या हमेशा एक कंपटीशन रहना होगा, क्योंकि जो हर एक पार्टी चाहेगी कि वो पावर में आए, तो हमेशा कंपटीशन रहेगा।
लेकिन देखिए इससे एक चीज़ थोड़ी अच्छी भी होती है। अच्छी ये है कि जब बहुत सारे लीडर्स होते हैं या बहुत सारी पार्टीज़ होती है तो लोगों के पास ऑप्शंस भी बहुत सारे होते हैं। तो हमेशा पार्टी का प्रेशर बना रहता है कि वो अपने करियर के लिए काम तो करें, लेकिन कहीं न कहीं उनके पास प्रेशर रहेगा कि वो उनको लोगों के हित में भी काम करना पड़ेगा। अगर वो लोगों के हित में काम नहीं करेंगे तो क्या होगा कि लोग उनको नेक्स्ट चुनाव में हटा देंगे। तो इस वजह से पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन एज़ अ होल अगर हम जनरल देखें तो वो हमारी सोसाइटी के लिए अच्छा भी है। हाउ डू वी डील विद दिस रियल लाइफ सिचुएशन, यानी कि रियल लाइफ सिचुएशन यहाँ पे क्या बारे में बात करी गई है कि जो पॉलिटिकल कंपटीशन होता है, यानी कि जो पॉलिटिकल लीडर्स जो होते हैं वो बस पावर हंग्री होते हैं, वो पावर के लिए पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं। तो ये प्रॉब्लम जो है इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो देखिए इसके पास हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका किसमें बात करी गई है कि जो आप क्या कर सकते हैं, अपने लीडर्स की नॉलेज और कैरेक्टर को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, उनको ज़्यादा विजडम दे सकते हैं, उनका ब्रेन वॉश किया जा सकता है। और सेकंड ऑप्शन ये है कि आप अपने पॉलिटिकल लीडर्स को उनके काम के अकॉर्डिंग रिवॉर्ड कर सकते हो या उनको पनिशमेंट भी दे सकते हो। तो इन दोनों में से कौन सा बेटर ऑप्शन है? बेटर ऑप्शन है रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। तो यहाँ पे रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट किस सेंस से बोला गया है? देखिए आज एक पर्टिकुलर पार्टी जीत जाती है और वो अगर लोगों के लिए काम करेगी, लोगों को सर्व करती है, तो ऑब्वियसली बात है कि नेक्स्ट टर्म में भी वही पार्टी जीत के आएगी। लेकिन अगर वो पार्टी लोगों के लिए काम नहीं करती है, लीडर्स केवल सेल्फलेसली अपने लिए सेल्फिश होकर बस अपने लिए केवल काम करते जाएंगे, तो क्या होगा नेक्स्ट इलेक्शंस में उनके जीतने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएंगे। लोग उनको जीतेंगे, उनको हरा देंगे, उनको नहीं दोबारा से इलेक्ट करेंगे। तो इस वजह से प्रेशर हमेशा रहेगा और साथ ही साथ लोगों के पास भी ऑप्शंस रहेंगे अपने अकॉर्डिंग अपने लीडर से काम करवाने का। व्हाट इज़ आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शंस, यानी कि हमारे इंडिया में इलेक्शंस का क्या सिस्टम है। तो क्या हम कह सकते हैं इंडिया में जो इलेक्शंस हैं वो डेमोक्रेटिक हैं? तो देखिए इसके लिए हमें थोड़ा सा डिटेल में समझना पड़ेगा कि इलेक्शंस की प्रक्रिया क्या है। इंडिया में देखिए लोकसभा होती है सेंट्रल लेवल में, विधानसभा या असेंबली होती है स्टेट लेवल में, जिसके इलेक्शंस हर 5 साल में किए जाते हैं। 5 साल बाद जो लोकसभा या विधानसभा होती है वो रद्द हो जाती है, वो डिसॉल्व हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, इलेक्शंस होते हैं। अब देखिए इलेक्शंस जो होते हैं जब सेम टाइम में हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्शंस कंडक्ट किए जाते हैं तो उनको बोला जाता है जनरल इलेक्शन। लेकिन कभी कभी एक आधी कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्शन होता है, वो तब होता है जब वहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। वो वैकेंसी कैसे क्रिएट होती है? वो किसी लीडर की डेथ या रेजिग्नेशन होने की वजह से जब क्रिएट होती है, तो ऐसे इलेक्शन जब होता है केवल एक आध कॉन्स्टिट्यूएंसी में, तो उसको हम बोलते हैं बाई इलेक्शंस। इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या होती हैं? अब देखिए हमारे कंट्री में इलेक्शंस को कंडक्ट करने का एक तरीका होता है। वो जो तरीका है उस सिस्टम को हम बोलते हैं सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन। हमारी कंट्री को एरियाज़ में डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ में डिवाइड कर दिया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शन, एंड इस एरियाज़ को बोला जाता है इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं, यहाँ के जो वोटर्स होते हैं, यानी कि इस पर्टिकुलर एरिया में जो भी वोटर्स होंगे वही अपने रिप्रेजेंटेटिव को वोट कर सकते हैं। वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को अपने एरिया से चूज़ करते हैं। ऐसे अगर हम एग्जांपल की बात करें तो इंडिया में अगर हम लोकसभा इलेक्शंस की बात करें तो लोकसभा के इलेक्शंस के लिए हमारी कंट्री को 543 एरियाज़ में 543 इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसीज में डिवाइड किया गया है। यहाँ से जो एक एक लीडर, यानी कि 543 टोटल लीडर्स हो गए, ये जो लीडर्स हैं इनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या एमपी बोला जाता है। वन ऑफ द फीचर ऑफ डेमोक्रेटिक इलेक्शन इज दैट एवरी वोट शुड हैव इक्वल वैल्यू। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो डेमोक्रेटिक इलेक्शन का है वो ये है कि हर एक वोट की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। तो ये एक सबसे बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि इंडिया का जो इलेक्शन है वो डेमोक्रेटिक इलेक्शन है, क्योंकि इंडिया में हर एक जो सिटीजन्स है, हर एक नागरिक है जो कि वोटर लिस्ट में जिनका नाम है, जो कि वोटिंग एज को क्रॉस कर चुके हैं, अबव 18 ईयर्स हैं, उन सबके जो वोट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। अब इसको कैसे इन रियल लाइफ कराया जाता है? देखिए इसके लिए ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो होती हैं डिवाइड करी जाती हैं। हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को इस तरह से डिवाइड किया जाता है कि ऑल ओवर कंट्री में जो डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनकी पॉपुलेशन टू सम वॉट एक्सटेंट एक जैसी होनी चाहिए। तो जब हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसीज की पॉपुलेशन एक जैसी होगी तो हमारे इससे क्या निकलेगा, यानी कि हमारे हर एक सिटीज़न की जो वोटिंग वैल्यू होगी वो कहीं ना कहीं इक्वल रहेगी। तो इस तरह से इस पॉलिटिकल जो डिग्निटी है सिटीजन्स की उसको एनहेंस किया जाता है। देखिए अगर आप बात करें तो असेंबली इलेक्शंस की बात करें तो असेंबली
इलेक्शंस में कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ है। देखिए ये जो ब्लैक वाली बाउंड्री लाइन है, ये असेंबली इलेक्शंस की कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्रिएट करी गई हैं। ठीक है, यहाँ से जैसे 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ऐसे एक एक लीडर्स बन के आएंगे इन इन कॉन्स्टिट्यूएंसी से। ये एक कॉन्स्टिट्यूएंसी यहाँ से एक लीडर बन के आया। ठीक है, वैसे ही अगर आप देखेंगे तो जो लोकसभा है, लोकसभा के लिए कॉन्स्टिट्यूएंसी थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। ये पूरा जो एरिया हो जाएगा ये एक कॉन्स्टिट्यूएंसी बन जाएगी लोकसभा के इलेक्शन के लिए। यहाँ से एक लीडर का जैसे चुनाव हो गया, वैसे ही अगर आप पंचायत के इलेक्शंस की बात करें तो पंचायत के इलेक्शन में कॉन्स्टिट्यूएंसी थोड़ी और छोटी हो जाएगी। जैसे ये आ गया, ये यहाँ पे गुलबर्ग डिस्ट्रिक्ट जो हो गया, यहाँ से एक लीडर चुन के आएगा। तो जैसे जैसे इलेक्शंस नेशनल लेवल पे बढ़ेगा, वैसे वैसे जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो भी थोड़ी स्प्रेड होती जाएगी। और अगर आप देखेंगे जैसे जैसे कॉन्स्टिट्यूएंसी स्प्रेड होती जाएगी, वैसे वैसे जो वोटर की लिस्ट है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी। यानी कि ज़्यादा बड़े इलेक्शन में ज़्यादा वोटर्स इंक्रीज़ हो जाएंगे। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट में जैसे ये गुलबर्ग आ गया, फिर स्टेट में स्टेट असेंबली ये एक कॉन्स्टिट्यूएंसी आ गई, लोकसभा में ये एक पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर्म हो जाएगी। रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज का कंसेप्ट क्या है? देखिए हमें हमारे इंडिया में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लोगों को 2 टाइप की पॉलिटिकल राइट्स देता है। पहला तो है अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करने का, और दूसरा है खुद रिप्रेजेंटेटिव बनने का। ठीक है, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उनको एक बात की क्लैरिटी थी कि हमारे यहाँ पे जो सर्टेन वीकर सेक्शंस हैं सोसाइटी के, उनको कभी भी चांस नहीं मिलेगा अपने रिप्रेजेंटेटिव्स बनने, खुद रिप्रेजेंटेटिव बनने का उनको चांस नहीं मिल पाएगा, क्योंकि कितने लोग हैं उनके पास इतना पैसा नहीं है, या सोशली वो इतने ज़्यादा बैकवर्ड है कि शायद वो पीछे रह जाएं और वो अपनी भी सोसाइटी के कभी रिप्रेजेंटेटिव चूज़ नहीं कर पाएंगे और अपनी सोसाइटी को कभी आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। इस वजह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने क्या किया, कुछ कुछ एरियाज़ में पॉपुलेशन के हिसाब से सीट्स को रिजर्व कर दिया गया। और अब क्या होता है कि उन पर्टिकुलर एरिया से, वो पर्टिकुलर रिजर्व सीट से वो एक पर्टिकुलर कास्ट का ही रिप्रेजेंटेटिव इलेक्शन लड़ सकता है। तो हमारे यहाँ पे कुछ सीट्स को रिजर्व किया गया शेड्यूल कास्ट के लिए और कुछ को किया गया शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। अगर आप प्रेजेंट डेटा देखते हैं तो एज ऑफ 26 जनवरी 2019 तक तो 84 सीट्स जो हैं लोकसभा में वो शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व्ड है, और 47 सीट्स जो है वो शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रिजर्व्ड है। वैसे ही अगर आप पंचायत के इलेक्शंस में आ जाए तो पंचायत के इलेक्शंस में आपको 1/3 सीट्स व 1/3 सीट्स विमेन कैंडिडेट्स के लिए भी रिजर्व्ड देखने को मिलेगी। वहीं पंचायत में कुछ कुछ स्टेट्स में जहाँ पे ओबीसीज की पॉपुलेशन ज़्यादा है, अदर बैकवर्ड कैटेगरीज की पॉपुलेशन ज़्यादा है, उनके लिए भी सीट्स रिजर्व्ड करी गई हैं कुछ कुछ स्टेट्स में। वोटर लिस्ट क्या होता है? अब देखिए कौन कौन वोटिंग कर सकता है, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनाव कर सकता है, इसके लिए एक लिस्ट बनाई जाती है। उस लिस्ट को ऑफिशियली इलेक्टोरल रोल बोला जाता है, कॉमनली वोटर्स लिस्ट बोली जाएगी। ये आपको देखने को मिल सकता है, ये देखिए फ़ोटो में ये है। हमारे इंडिया में 18 उम्र से ऊपर के जो भी सिटीजन्स हैं वो सबका इस लिस्ट में नाम ऐड किया जाता है। हर 5 साल बाद इसको अपडेट किया जाता है। जो भी इंसान की डेथ हो चुकी है उनका इसमें से नाम डिलीट कर दिया जाता है, और जो भी अब ऐड ऑन हुए हैं यानी कि जो 18 साल के ऊपर हो गए हैं उनके नाम को इसमें ऐड किया जाता है। नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स, जो भी कैंडिडेट्स इलेक्शन लड़ना चाहते हैं उनको एक नॉमिनेशन पेपर साइन करना पड़ता है। ठीक है, वो साइन क्या करना होता है, उसमें उनको अपने कुछ डिटेल्स देनी पड़ती हैं। डिटेल्स के साथ उनको कुछ सिक्योरिटी भी डिपॉजिट करनी पड़ती हैं। देखिए कुछ जो कैंडिडेट्स होते हैं वो तो पार्टी के टिकट में इलेक्शन लड़ते हैं, ठीक है, उनको पार्टी का सिंबल और सपोर्ट मिलता है। कुछ होते हैं जो इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ते हैं, यानी कि वो किसी भी पार्टी के द्वारा नहीं आते, वो इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ते हैं, तो उनको एक इंडिपेंडेंट अलग से एक सिंबल दिया जाता है, और वो कौन देता है, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देता है। देखिए इसके अलावा, नॉमिनेशन के अलावा कुछ अदर लीगल डिक्लेरेशन भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि लीडर्स को देनी है। जैसे उनके अगेंस्ट कौन से क्रिमिनल केसेस पेंडिंग है ये उनको देना होता है। अपनी फैमिली और अपनी पूरी डिटेल असेट्स और लाइबिलिटीज़ शो करनी पड़ती हैं। अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस को शो करना पड़ता है। फिर ये सारी इन्फॉर्मेशन को गवर्नमेंट पब्लिक करती है। एंड पब्लिक क्यों करा जाता है, इसका मोटिव क्या है? तो देखिए सारी इन्फॉर्मेशन लीडर्स के बाद जब पब्लिक रहेगी तो लोग अपने लीडर का चुनाव ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं। वो देखेंगे सब डिटेल्स के बाद कि कौन सा लीडर उनके लिए ज़्यादा सही है। इलेक्शन कैंपेन होता है। देखिए इलेक्शन कैंपेन में हर एक पार्टी, हर एक लीडर लोगों को परसुएट करता है, लोगों को इन्फ्लुएंस करता है कि उन पार्टी को या वो लीडर को वोट करा जाए, क्यों वो पार्टी या वो लीडर बेहतर है दूसरे लीडर से।
तो बेसिकली जो इलेक्शन कैंपेनिंग का टाइम है वो शुरुआत होता है, ठीक है, वो 2 हफ्ते तक रहता है, 2 वीक पीरियड तक रहता है। उसकी शुरुआत होती है बिटवीन द अनाउंसमेंट ऑफ द फाइनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स एंड द डेट ऑफ पोलिंग, यानी कि जिस दिन पार्टी अपने लिस्ट फाइनल कैंडिडेट्स की लिस्ट अनाउंस करती है उस दिन से लेके जब इलेक्शन का डेट होता है, उस इलेक्शन का फाइनल डेट होता है उससे 24 घंटे पहले कैंपेनिंग बंद हो जाती है। बेसिकली फाइनल लिस्ट कैंडिडेट्स के अनाउंस होने के से शुरुआत होके एग्जैक्ट जब डेट पोलिंग डेट होती है उस दिन के टाइम के बीच में जो टाइम पीरियड होता है उस समय इलेक्शन की कैंपेनिंग करी जाती है। अगर हम देखें हमारे लॉ जो है, हमारा इलेक्शन लॉ क्या कहता है कि कोई भी पार्टी या कोई भी कैंडिडेट क्या नहीं कर सकता है, किसी भी वोटर्स को ब्राइब या डरा धमका नहीं सकता है, ठीक है, रिलीजन या कास्ट के बेस में वोट्स नहीं मांग सकता है, इलेक्शन कैंपेनिंग के द्वारा के वक्त गवर्नमेंट रिसोर्सेज का इस्तेमाल नहीं कर सकता है, अगर लोकसभा के इलेक्शन है तो उसे 25 लाख से ज़्यादा या असेंबली के इलेक्शन में उसमें 10 लाख से ज़्यादा खर्च नहीं हो सकता है। अगर इनमें से कुछ भी चीज़ भंग होती है या कुछ भी इसके पार्टी इसको एक्सेप्ट नहीं करती, इसके अगेंस्ट करती है, तो ऐसे इलेक्शंस को जो कोर्ट है वो रिजेक्ट कर सकती है, वो रद्द कर सकती है। ये कुछ हमारे इलेक्शन लॉ है। इसके अलावा हमारे जो इलेक्शन कमीशन है उन्होंने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी बनाया हुआ है जिसको सारी पार्टीज़ ने एक्सेप्ट किया हुआ है। ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या कहता है कि कोई भी पार्टी या कोई भी कैंडिडेट क्या नहीं कर सकता है, प्लेस ऑफ वर्शिप, मस्जिद, गुरुद्वारा, मंदिर, इनके नाम पे इलेक्शन प्रोपोगेंडा नहीं कर सकता है, गवर्नमेंट के व्हीकल्स, एयरक्राफ्ट या ऑफिशियल पोजीशन को यूज़ नहीं कर सकता है। एक बार इलेक्शन अनाउंस हो जाए उसके बाद मिनिस्टर्स कोई भी पॉपुलर स्कीम या कोई भी पॉपुलर एजेंडा या प्रोजेक्ट की शुरुआत नहीं कर सकता है, फाउंडेशन स्टोन नहीं कर सकता है। पोलिंग और काउंटिंग ऑफ वोट्स, अब देखिए पोलिंग होती है यानी कि जिस दिन इलेक्शन डे होता है उस दिन जो वोट्स होते हैं, जो वोटर्स होते हैं वो अपने वोट को पोल करते, कास्ट करते हैं। देखिए आप लाइन यहाँ पे देख सकते हैं, सबके पास अपनी आईडी सब एंटर करते हैं। उसके बाद पोलिंग बूथ, ये पोलिंग बूथ है, ठीक है, यहाँ पे वो अपना क्या बोलते हैं वोटिंग करते हैं। और यहाँ पे हर एक पोलिंग बूथ में हर एक कैंडिडेट का एक एक एजेंट बैठा होता है। वो क्यों बैठता है, वो देखता है कि क्या इलेक्शन की प्रक्रिया फेयर तरीके से हो रही है या नहीं हो रही है। फाइनली देखिए पहले के टाइम में क्या होता था, एक बैलेट पेपर होता था। इन बैलेट पेपर में हाथ से लिख के वो एक जगह, यहाँ पे देखिए सिंबल्स आपको देखने को मिल रहे होंगे, ठीक है, वो सिंबल के आगे जिस भी लीडर को चुनाव करना चाहते हैं उसके आगे वो टिक कर देंगे, नाम साइन करके स्टैम्प करके फिर बैलेट बॉक्स में डाल दिया जाता था। लेकिन अभी कुछ टाइम से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स या ईवीएम्स का यूज़ होना शुरू हुआ है। ईवीएम्स में देखिए यहाँ पे ये पार्टी के लीडर्स का नाम है, ये सिंबल्स है, यहाँ पे ये बटन्स होते हैं, साथ में नोटा का ऑप्शन भी शुरुआत हो चुकी है। तो वोटर को जिस भी लीडर को चुनाव करना है उसके आगे वो बटन क्लिक करेंगे और वो वोट क्या होगा, काउंट हो जाएगा। फाइनली वोटिंग मशीन को सील कर दिया जाता है और एक सेफ जगह में रख दिया जाता है। अब आता है फाइनली डे जिस दिन वोट्स काउंट होते हैं। जनरल इलेक्शन में, ठीक है, जनरल इलेक्शन में क्या होता है, उसके रिजल्ट में हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में यानी कि ऑल ओवर इंडिया के हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी के वोट्स को सेम टाइम में काउंट किया जाता है और सेम डे फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है। जो भी कैंडिडेट को हाईएस्ट वोट्स मिलते हैं वो कैंडिडेट फाइनली इलेक्ट कर दिया जाता है। इंडिया में ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से हमारे इलेक्शंस को हम डेमोक्रेटिक बोल सकते हैं। सबसे पहला इम्पॉर्टेंट है, हमारे इलेक्शंस को हम डेमोक्रेटिक इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि इंडिया में इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन है, ठीक है। इलेक्शंस को फ्री और फेयर करने के लिए एक कमीशन को हमेशा क्या होना चाहिए, पक्षपात फ्री होना चाहिए, ठीक है, ज़्यादा किसी को फेवर नहीं करना चाहिए। तो इस वजह से हमारा जो इलेक्शन कमीशन है वो इंडिपेंडेंट है, वो इंडिपेंडेंटली काम करता है, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। हर एक पावर उसके पास है जो कि एक जुडिशरी के पास है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो हमारा जो इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन है, जो पावरफुल इलेक्शन कमीशन है, वो इलेक्शन को बहुत फेयर मैनर में कंडक्ट करता है। सेकेंड है पॉपुलर पार्टिसिपेशन। इंडिया में अगर आप देखें तो हर दिन आपको हर बार आपको देखने को मिलेगा जो टर्नआउट फिगर्स है, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। लोग ज़्यादा डेमोक्रेटिक हो रहे हैं, ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं इलेक्शन में, वोटिंग में। अब टर्नआउट फिगर्स क्या होता है, पीपल्स पार्टिसिपेशन इन इलेक्शन, ठीक है, कितने एलिजिबल वोटर्स अपने वोट का कास्ट करने इलेक्शन डे के दिन आते हैं, उन टोटल फिगर्स को हम बोलते हैं टर्नआउट फिगर्स। और ये टर्नआउट फिगर्स हर बार देखने को आपको इंक्रीज होता हुआ मिलेगा।
एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन आउटकम। थर्ड इम्पॉर्टेंट जो रीज़न है जो एक इलेक्शन को डेमोक्रेटिक बनाता है वो है एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन आउटकम। क्या इलेक्शन का आउटकम रहा है, क्या एक सिटिंग पार्टी जो थी, जो अभी पावर में थी, अगर वो लूज़ करती है तो क्या वो रेडिली एक्सेप्ट आउटकम, इलेक्शन के रिजल्ट को क्या एक्सेप्ट करने को तैयार है या नहीं है। तो अगर वो इलेक्शन को ईजिली एक्सेप्ट कर लेती है यानी कि इलेक्शंस क्या है, डेमोक्रेटिक हैं। तो इंडिया में ऐसा होता है, इंडिया में अगर मोस्टली जो होता है वो जो रूलिंग पार्टीज़ होती है मोस्ट ऑफ द टाइम हार जाती है और वो फेयर मैनर में उस इलेक्शन के आउटकम को एक्सेप्ट भी कर लेती है। अगर हम कुछ पास्ट के डेटा की बात करें तो इंडिया में अगर आपको देखने को मिलेगा, इंडिया में जो मोस्टली जो रूलिंग पार्टीज थी वो काफ़ी ज़्यादा हारती रही है। पिछले 25 साल में आपको देखने को मिलेगा हर 2 से 3 इलेक्शन में, हर तीन में से 2 इलेक्शन में ऐसा हुआ है कि जो रूलिंग पार्टी है उससे इलेक्शन लूज़ किया है। अगर यूएस के कंपैरिजन में देखें तो यूएस में जो इलेक्टेड सिटिंग रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो हार्डली कोई इलेक्शन हारते हैं, लेकिन वहीं इंडिया में जो सिटिंग एमपी एमएलएज होते हैं वो मोस्ट इलेक्शंस हार जाते हैं अपने नेक्स्ट इलेक्शन में। कैंडिडेट्स इंडिया में जो भी बाइंग वोट्स का बाय करता है यानी कि जो ज़्यादा ब्राइबरी करता है, ठीक है, जिनके अगेंस्ट क्रिमिनल केसेस होते हैं, ऐसे कैंडिडेट्स मोस्ट इलेक्शंस हार जाते हैं। कुछ ऐसे इलेक्शंस हैं जो डिस्प्यूटेड होते हैं, ठीक है, जिसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स रही होती है। अगर हम ओवरऑल देखें तो ओवरऑल जो इलेक्शन क्राइटेरिया होता है, ओवरऑल जो इलेक्शन जस्टिस होता है वो मोस्टली पीपल्स वर्डिक्ट माना जाता है, यानी कि वो पीपल्स का जस्टिस माना जाता है, ठीक है, और उसको जो पार्टी होती है वो फाइनली एक्सेप्ट करती है, ठीक है। और पीपल्स वर्डिक्ट मतलब क्या हुआ, यानी कि लोग किसको चाहते थे, ठीक है, लोग जिसको चाहते थे वही लीडर बना, ठीक है, जिसको नहीं चाहते थे वो नहीं बना। तो ये पीपल्स का वर्डिक्ट होता है। एंड कहीं कहीं ऐसा होता है कि वो डिस्प्यूटेड इलेक्शंस हो जाते हैं कभी कभार, ठीक है, कहीं पे मे बी रिगिंग हो गई है, बूथ कैप्चरिंग हो जाती है या ब्राइबरी सिस्टम हो जाता है। अदरवाइज ओवरऑल देखें तो हमारे वहाँ पे मोस्टली पीपल्स वर्डिक्ट होता है। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस चैलेंजेस, ठीक है, अगर हमारे हर एक कंट्री में देखिए इलेक्शंस फ्री एंड फेयर होंगे तो क्या होगा, वो डेमोक्रेटिक इलेक्शंस होंगे। लेकिन अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं है तो कहीं ना कहीं वो अनडेमोक्रेटिक हो जाएंगे। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए भी कुछ ना कुछ चैलेंजेस होते हैं, लेकिन कैसे उसको आप डील करते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंस रखता है एक इलेक्शंस को डेमोक्रेटिक बनाने में। अगर हम ओवरऑल एक कंक्लूजन निकालें तो आप बोल सकते हैं कि इंडिया के जो इलेक्शंस है वो बेसिकली क्या है, फ्री एंड फेयर है, ठीक है, बिल्कुल फ्री एंड फेयर मैनर में कंडक्ट किया जाता है। एंड द पार्टी दैट विन्स एन इलेक्शन एंड फॉर्म्स गवर्नमेंट डज सो बिकॉज पीपल हैव चूजन इट ओवर इट्स राइवल्स। एक गवर्नमेंट, एक पॉलिटिकल पार्टी जो जीत के आती है वो अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करती है, क्यों करती है, क्योंकि लोगों ने उनको चुनाव करके दिया है, लोगों ने उनको उनके राइवल्स के अगेंस्ट चूज़ किया है, लोगों ने एक पार्टी को दूसरी पार्टी के अगेंस्ट चूज़ किया है, तो इसलिए वो पार्टी फॉर्म करती है क्योंकि वो लोगों का वर्डिक्ट है, वो लोग उनको चाहते हैं। मे बी ऐसा हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में ना हो, मे बी कहीं पे कुछ करप्शन हो जाए, कुछ अलग चीज़ हो जाए, लेकिन अगर हम ओवरऑल एक चीज़ देखें, अगर हम पूरा एक जनरल पर्सपेक्टिव देखें तो जनरल इलेक्शन में मोस्टली पॉपुलर प्रेफरेंस ही रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है। कहीं कहीं पे पावर पॉलिटिक्स चल जाती है, किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में पावर पॉलिटिक्स से ब्राइवरी चल जाती है जिसकी वजह से कुछ कैंडिडेट्स अनफेयर मीन से जीत के आ जाते हैं। बट मोस्टली हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में मोस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी में लोग जिसको चाहते हैं वही रिप्रेजेंटेटिव्स चुन के आते हैं लोगों के द्वारा। देयर आर वेरी फ्यू एक्सेप्शंस टू दिस रूल इन द लास्ट 60 ईयर्स। अगर अभी मनी पॉलिटिक्स अनफेयर मीन्स की बात करें तो पिछले 60 सालों में इंडिया में बहुत ही कम देखने को मिला है। पिछले 60 सालों में इंडिया में मोस्टली इलेक्शंस काफ़ी फ्री और फेयर रहे हैं। दिस इज़ व्हाट मेक्स इंडिया इलेक्शंस डेमोक्रेटिक। एंड यही क्राइटेरिया जिसकी वजह से हम बोलते हैं वन ऑफ द रीजंस जिसकी वजह से इंडिया के इलेक्शंस को काफ़ी ज़्यादा डेमोक्रेटिक बोला जाता है। ये जो चैप्टर है यहाँ पे एंड हो गया है। अगर आपको किसी भी चीज़ से रिलेटेड डाउट है, कोई भी कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लैरिटी नहीं हुई हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एकेडमी ऐप को आप ज़रूर डाउनलोड करिए अपने नए कोर्सेज के लिए। कोई भी डाउट है, कुछ भी है, कमेंट बॉक्स में पूछिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू एवरीवन एंड ऑल द वेरी बेस्ट। आपने तो सर पूरा गेम ही बदल दिया। सर गॉड गिफ्टेड है, ऐसे लग रहा है मिल गया है।
मॉडर्न हिस्ट्री ऐसा था, मेरे को मैंने स्पेक्ट्रम पढ़ने की कोशिश की थी, बट व्हाट हैपेंस कि उसमें इतना टेक्स्ट है ना, आपको कम से कम 15-20 बार पढ़ना पड़ता है, तब जाके दिमाग में कुछ क्रोनोलॉजी समझ आती है, कुछ बैठता है। तो जब आपकी एक वीडियो देखी तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। जो कि मतलब इतने कम प्राइस में तो मतलब कि बैंक एसएससी का भी कोचिंग अवेलेबल नहीं होता। आई एम फ्रॉम अ कॉमर्स बैकग्राउंड, तो ये कॉस्ट वाला फैक्टर हमेशा से माइंड में रहता है। तो मतलब कि आई एम टोटली सेटिस्फाइड विद इट, मतलब कि अफोर्डेबल भी है और क्वालिटी बहुत हाई है। A good teacher is like a candle who burns itself in order to light up the others. So you are like a candle for thousands of us. Sir, your style of teaching is simply incredible. The quality is also incredible. जब मैंने कोचिंग ज्वाइन की थी, शायद आपको बताया था मैंने, तो मैंने करते करते छोड़ दी थी, क्योंकि आपकी मैंने वीडियोस देखी वगैरह तो मुझे अच्छा लगा। जो करा है क्योंकि किसी ने भी स्पेस और उससे शुरू नहीं किया, सीधा उन्होंने जो मॉर्फोलॉजी, हाँ जी ओशन में घुस जाओ, हाँ जी स्टोन में घुस जाओ। मैं कहा ये क्या कर रहे हैं आपने, तो सर पूरा गेम ही बदल दिया। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, अच्छी बात आपकी ये है कि जैसे हम कोई पेपर वगैरह देखने जाते थे या कोचिंग सेंटर में जाते थे, वो कुछ पढ़ाते थे तो वो कहते थे कि आप पहले एनसीईआरटी पढ़ो वगैरह पढ़ो। आपका जो सीधा स्टेट ऑफ एटीट्यूड है ना सर, कि जी मेरी वीडियो देख लो, आपका काम बन गया। बस वो चीज़ मुझे इतनी पसंद है ना। और आप जो सबसे अच्छी बात आप बता देते हैं ना कि ये तो सिर्फ ऐसे ही पढ़ लो, ये इसका कोई मतलब नहीं है, इसको सिर्फ एक बार को लो समझ लो, तो वो चीज़ सबसे अच्छी है। नहीं तो ऐसा कोई टीचर में दम नहीं है बोलने का कि इसको मत पढ़ के जाना, इसके कोई चांसेस नहीं है। सर वीडियोस बहुत अच्छे लग रहे हैं। लव यू सर, आप कंटिन्यू एकदम एनर्जी की तरह एकदम फोकसिंग मतलब बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में जिस हिसाब से पॉलिटी का पढ़ा रहा है, लग रहा है पॉलिटी के मास्टर मतलब बहुत अच्छे पकड़ हो जाएंगे।